जनरल स्टडीज पेपर 4 नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिवृद्धि एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एज यू नो, आप जानते हैं कि हमने यूनिट 1 को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। 1.5 की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जो बता रहा है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। यहाँ हम लगातार बात कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने डायमेंशंस ऑफ एथिक्स का सेक्शन ए, यानी डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में भी कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, का सेक्शन ए देख लिया था। आज हम बी की बात करने जा रहे हैं। हो सकता है इसमें सी डी भी आए, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कितना लेक्चर में हो पाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयामों में हम 3 भागों की बात कर चुके हैं, वर्णनात्मक, अधि और मानकीय। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुप्रयुक्त या अप्लाइड एथिक्स की। हम ये जानते हैं कि वर्णनात्मक नीति शास्त्र लोग किसे सही सोचते हैं। अधिनीति शास्त्र सही का अर्थ ही क्या है। मानकीय नीति शास्त्र, अब इन दोनों की समझ विकसित होने के बाद लोगों को, समाज को, हमें, आपको काम कैसे करना चाहिए। और अब चौथे स्तर पर हम आ गए अनुप्रयुक्त या अप्लाइड एथिक्स पर। हम नैतिक ज्ञान को लेकर व्यवहार में कैसे डालें, हर अलग अलग आयाम में, हर अलग अलग जीवन के पहलू में हम इसको कैसे अप्लाई करें। इसीलिए ये हो गया अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र। हम नैतिक ज्ञान को व्यवहार में कैसे डालें, इसीलिए इसे व्यवहारिक नीति शास्त्र भी कहते हैं। स्पष्ट है कि इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि व्यावहारिक जीवन में नैतिक प्रतिमानों और सिद्धांतों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, किसको हम अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र कहें, अप्लाइड एथिक्स कहें। वह शास्त्र जो नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कानून, चिकित्सा, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में लागू करे। किसको लागू करे? सिद्धांतों को लागू करे। कौन से सिद्धांतों को लागू करे? नीति शास्त्र के सिद्धांतों को लागू करे। कहां लागू करे? कानून, चिकित्सा, व्यवसाय इत्यादि तमाम क्षेत्रों में जहां जहां हम नीति शास्त्र के सिद्धांतों को लागू करते हैं, वह दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश के अनुसार अप्लाइड या अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र होता है। कुछ नए मुद्दे जो अब समाज के विकास के साथ साथ आते जा रहे हैं समाज के सामने, उन पर भी हमें चर्चा इसी अनुप्रयुक्त व्यवहारिक नीति शास्त्र में करनी होती है। जैसे गर्भपात, इच्छा मृत्यु, मानव क्लोनिंग, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान इत्यादि। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की बहुत सी उप शाखाएं हैं। माने अनुप्रयुक्त या अप्लाइड एथिक्स को भी हम अलग अलग भागों में बांटकर देख सकते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन इसका हमने किया हुआ है। जैसे बायो एथिक्स या जैव नीति शास्त्र, एनवायरमेंटल एथिक्स या पर्यावरण नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स या व्यावसायिक नीति शास्त्र, मीडिया एथिक्स या पत्रकारिता नीति शास्त्र, स्पोर्ट्स या खेल नीति शास्त्र, वॉर एथिक्स या युद्ध नीति शास्त्र और तकनीकी नीति शास्त्र या टेक्नो एथिक्स। हम हर उपशाखा की चर्चा एक एक करके करेंगे। यानी पहले आइए हम बात करें जैव नीति शास्त्र की। तो ये जैव नीति शास्त्र क्या है, इसमें हम किन किन बातों की चर्चा करते हैं, इसको हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैव नीति शास्त्र आखिर है क्या? क्योंकि विज्ञान विकास करता जा रहा है, बहुत सारी चीजें नई खोजी जा रही हैं, लगातार हम समझ पा रहे हैं कि कैसे मनुष्य के जीवन को सुगम बनाया जा सके। तो हम
यह देखते हैं कि किन किन बातों से नैतिक प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जा रहे हैं। उन नैतिक प्रश्नों का उत्तर हमें कौन देगा? यह हमें जैव नीति शास्त्र देगा। जैव नीति शास्त्र बहुत सारे डेवलपमेंट्स, विकास, यानी किस कहां विकास, चिकित्सा, जीव विज्ञान में जो विकास होते जा रहे हैं उससे उत्पन्न होने वाले बहुत सारे नैतिक और दार्शनिक, सामाजिक, कानूनी मुद्दों का अध्ययन करता है। पुनः यह कल्याण से संबंधित है, यह हम जानते हैं। मानव जीवन और मानव जीवन में कल्याण कैसे होता रहे, समाज में कल्याण की स्थापना कैसे की जाए, इसी से सारी बातें संबंधित हैं। तो चिकित्सा विज्ञान, जैव विज्ञान में जो भी नए अनुसंधान हो रहे हैं उनका नैतिक दृष्टिकोण क्या होगा, उनका वैधानिक दृष्टिकोण क्या होगा, उनका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होगा, ये सारी बातें हम बायो एथिक्स या जैव नीति शास्त्र में पढ़ते हैं। कभी कभी यह अमानवीय जैविक पर्यावरण से संबंधित नैतिक प्रश्नों की भी चर्चा करता है, यानी जो और जीव हैं जिन्हें हम मनुष्य नहीं कहते, यानी पशु कहते हैं, पक्षी कहते हैं, उनसे संबंधित जो भी नैतिक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो सकते हैं उनकी चर्चा भी हम कभी कभी इसमें करते हैं। जैव नैतिकता कहां से आ गई, क्यों इसकी बात हो गई? फिर से वही बात कि जीव विज्ञान में बहुत परिवर्तन आए, दवाइयों में बहुत परिवर्तन हुए, तरह तरह की दवाइयां आ गईं, तो इससे नैतिक विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैव नैतिकता या जैव नीति शास्त्र उन नैतिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है जो जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौन सी प्रौद्योगिकी? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, लॉ और फिलॉसफी के आपस में जो संबंध हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न जो उठाता है उसे हम कहते हैं कि ये जैव नीति शास्त्र है। मानव और पशु प्रजाति दोनों का अस्तित्व बना रहना चाहिए, यही हमारा इकोसिस्टम है। और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या हमें उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, यह जैव विज्ञान, इकोलॉजी, औषधि और मानवीय मूल्यों के बीच एक संतुलन हमें स्थापित करना होगा। और उसके बीच एक अनुशासन का प्रतिनिधित्व कर रहा है जैव नीति शास्त्र। इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। एक बौद्धिक क्षेत्र है, दूसरा विधिक और नीतिगत समाधान का क्षेत्र है, और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक जैव नैतिकता का क्षेत्र है। तो बायो एथिक्स में 3 क्षेत्र हैं, एक एक करके आइए देखते हैं। पहला बौद्धिक क्षेत्र, इससे संबंधित बौद्धिक क्षेत्र क्या है? तो बौद्धिक क्षेत्र ये समझने की कोशिश करता है कि हम पूरे समाज के हित की बात कैसे कर पाएंगे, परोपकार कैसे होगा, यानी लोगों का कल्याण, उनको लाभान्वित हम कैसे कर पाएंगे। ये तो बौद्धिक इसका पहलू हो गया। दूसरा बौद्धिक पहलू हो गया स्वायत्तता का, ऑटोनॉमी, कि किसको कितनी स्वायत्तता या स्वतंत्रता दी जाए, कौन क्या करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें रोगी को अपने शरीर से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी सम्मिलित है। मैं जीना नहीं चाहता, यदि कोई रोगी ऐसा सोचता है तो क्या वह अपने शरीर के विषय में, अपने जीवन के विषय में कोई निर्णय लेने का अधिकारी है? यह स्वायत्तता है, यह ऑटोनॉमी है। इसी तरह से न्याय, यानी स्वास्थ्य सेवाओं के उचित वितरण के लिए किसको पहले मिले, किसको बाद में मिले, किसको मिलने का अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है, यहां पर भी न्याय होना चाहिए। तो यहां न्याय का अभिप्राय है स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिकता के आधार पर उचित वितरण। हम लोगों ने मित्रों देखा कि कोविड के दौरान संसाधन सीमित थे, मांग बहुत ज्यादा थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र को भी अपने उन साधनों का कैसे प्रयोग करें के लिए प्रोटोकॉल बनाना पड़ा। 2 मरीज आ गए, 6 मरीज आ गए, आपके पास एक ही बेड अवेलेबल है, किसको बेड दिया जाए? न्याय। यही मित्रों आ गया यहां पर न्याय से अर्थ। किसको हम आखिर बेड देंगे, किसको हम वेंटिलेटर देंगे, किसको हम पहले दवाइयां दे दें? यहां न्याय का अभिप्राय है स्वास्थ्य सेवाओं का
प्राथमिकता के आधार पर उचित वितरण। यानी हमें ये समझना होगा किसको हम पहले ट्रीट करेंगे और किसको हम हो सकता है बाद में ट्रीट करें। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है विधिक और नीतिगत समाधान का क्षेत्र। नैतिक प्रश्नों के विधिक और नीतिगत समाधान का क्षेत्र। यहां बात क्या है? नीतिगत जैव नैतिकता से है। जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एथिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां इसका लीगल पॉलिसी कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और वो सोल्यूशन में हम क्या क्या देखेंगे वो यहां पर इस पहलू में हम देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आ रही हैं। देखिए वही बात, इच्छा मृत्यु, क्लोनिंग, भ्रूण, ऊतक के उपयोग आदि से संबंधित प्रश्नों का नैतिक समाधान किया जाएगा। इसको हम पॉइंट नंबर 2 के रूप में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र है वह है सामाजिक सांस्कृतिक जैव नैतिकता का क्षेत्र। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित नैतिक प्रश्नों की बात की जाती है, जैसे शिक्षा और ज्ञान, बचपन और सामाजिकरण, कहाँ किसको कितना क्या अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, विवाह का अधिकार, विवाह की आयु, संस्कृति पर पड़ने वाले इन डेवलपमेंट्स का जो प्रभाव है उनको हम देखते हैं। मित्रों, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी नैतिक प्रश्न हैं जिनको हम इसी जैव नैतिकता के अंतर्गत देखेंगे। कुछ बातों की चर्चा मैंने अभी की, आइए उन बातों पर और विस्तार से हम चर्चा करें, जैसे इच्छा मृत्यु, अंग प्रत्यारोपण, गर्भपात, सोरोगेसी, किराए की कोख, अनुवांशिकीय प्रयोग से जुड़े हुए मुद्दे, 3 पेरेंट बेबी से जुड़े हुए मुद्दे, चिकित्सा नीति शास्त्र, टेस्ट ट्यूब बेबी या स्टेम सेल। एक एक करके आइए देखते हैं। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु से मतलब क्या है? कोई व्यक्ति इतना बीमार है कि अब यह डॉक्टर तक कह रहा है कि अब इसको जीवित रखना संभव नहीं है। जीवित रखने से इसका कष्ट ही बढ़ेगा और यह वेजिटेबल हो गया। लोग कहते हैं ना सर वेजिटेबल हो गया। वेजिटेबल हो गया का क्या मतलब कि अब यह सक्रिय जीवन नहीं जी पाएगा। ओहो, माने ये पड़ा रहेगा, वेंटिलेटर पे रहेगा, मेडिसिन पे रहेगा, जिंदा रहेगा, पर ये जीवन जैसा इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर मृत्यु दी जाए या न दी जाए? रोगी की इच्छा है कि उसे मृत्यु दे दीजिए। आप मृत्यु देंगे कि नहीं देंगे? एक तो ये विचारणीय प्रश्न है। अब अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इसका उत्तर है हमारे पास कि ठीक है, रोगी को मृत्यु दे दी जाए, तो कौन सी मृत्यु दी जाए? सक्रिय इच्छा मृत्यु या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु? सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या हुआ कि चिकित्सक स्वयं ऐसी औषधियां दे देगा जिससे जीवन समाप्त हो जाएगा। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी वो कुछ अपनी तरफ से नहीं करेगा जिससे व्यक्ति की यही लीला समाप्त हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि जो सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लेगा, उसको धीरे धीरे हटा लेगा, जीवन रक्षक उपकरणों को हटा लेगा। तो ये निष्क्रिय हुई, माने हमने डॉक्टर ने कुछ किया नहीं, मृत्यु हो गई। अब इसके पक्ष में और विपक्ष में तरह तरह के तर्क हो सकते हैं। आप अपने सहयोगियों के साथ इसके बारे में लगातार चर्चा करें, अपने नोट्स बनाएं और विरोध में तर्क तो आप बहुत एक सीधा सीधी बात कह सकते हैं कि जब जीवन ईश्वर ने दिया है तो हम मनुष्य कौन होते हैं जीवन लेने वाले। और पक्ष में तर्क ये हो सकता है कि साहब जब जी ही नहीं पा रहे हैं, इस जीवन की उपयोगिता बची ही नहीं, तो फिर इसको आगे जारी रखने का कोई अर्थ नहीं होता। और एक बात बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने जितना जीवन दिया था उसके अलावा अब चिकित्सकीय सुविधाओं की मदद से इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ईश्वर ने तो इतना दिया ही नहीं था। आपने ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने की वजह से, हस्तक्षेप करने के कारण आपको थोड़ा और जीवन मिल गया। तो फिर अब ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हम पक्ष या विपक्ष में तर्क की तरह से देखते हैं।
आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नोट्स में और इसके पॉइंट्स बनाएं, किताबों को पढ़ें। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको बातें पता लग जाएं, और बाकी मेरी पुस्तक भी शीघ्र ही आने वाली है, आप उससे भी और पॉइंट्स तमाम नोट कर सकते हैं, या हम हो सकता है नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दें। ये तो हुई इच्छा मृत्यु। अब दूसरा है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो गया, किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, अब क्या करें, हार्ट फेल हो गया, लंग्स फेल हो गए, तो अब क्या करें। तो चिकित्सा शास्त्र ने इतना विकास कर लिया है कि किसी और व्यक्ति का गुर्दा, किडनी, हृदय, हार्ट या फेफड़ा, लंग्स लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से तमाम चीज़ें आप धीरे धीरे चिकित्सा विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि दूसरों के अंग को किसी और व्यक्ति के शरीर में लगाया जा सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है, जैसा कि हो ही रहा है, तो इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। क्या बातें हैं? बातें हैं कि क्या मांग और उपलब्धता में अंतर होने के कारण व्यापार नहीं होने लगेगा? मांग तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उपलब्ध है ही नहीं। दूसरा, यदि अगर ऐसा व्यापार होने लगेगा तो अवैध लेन देन होने लगेगा, और इससे होगा क्या? गरीबों का शोषण, और इससे संगठित रैकेट के गठन में तेजी आ जाएगी। अंग के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के संगठित रैकेट्स बन जाएंगे जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने लगेंगे। अब ये तो अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी हुई बातें, कुछ जो हमारे सामने नैतिक प्रश्न आ रहे हैं वो आ गए। अब इसके पक्ष में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, इसके विपक्ष में भी बहुत सारी बातें दी जा सकती हैं। मैं एक बात अगर ये कहूँ कि पक्ष में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, दुर्घटना की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और अब इसके अंगों का प्रयोग किसी और व्यक्ति के शरीर में लगा देने से हो सकता है। आंखों के बारे में तो बड़ा कॉमन है कि आई डोनेट कर दीजिए, वो आईज दूसरे को लग जाती हैं। तो फिर कम से कम जिसको देखने का कभी अवसर ही नहीं मिला, या जो अब अपनी देखने की क्षमता, शक्ति खो चुका है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें मिल जाएंगी जिसके पास अब आंखों का कोई प्रयोग रह ही नहीं गया, वो शरीर तो निष्क्रिय हो गया, वो आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इसके पक्ष में तर्क है। विपक्ष में तर्क क्या है कि अब गरीब लोग अपने अंग बेचने लगेंगे, और जहां अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, वहां अंगों को सुरक्षित रख पाना और अंगों को उचित व्यक्ति तक पहुंचाना भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है। तो फिर कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ नीति बनाई जा सकती है, कुछ कानून बनाए जा सकते हैं जिनकी मदद से हम ये तय कर पाएं कि अंग प्रत्यारोपण क्या होगा, कैसे होगा। जैसे किडनी के विषय में तो अब ये बहुत स्पष्ट कानून आ गया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों की किडनी या गुर्दा दिया जा पाएगा जो परिवार के सदस्य हैं, अन्यथा आपको गुर्दा नहीं मिलेगा। तो ये हुई बात मित्रों अंग प्रत्यारोपण की। अब तीसरी बात आ रही है गर्भपात की। यहां पर भी बड़ा जटिल सवाल है कि गर्भपात है क्या। वो तो आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है और उसको चिकित्सकीय मदद से आप हटा देते हैं, गिरा देते हैं, तो वो गर्भपात हो गया। तो नैतिक प्रश्न क्या आ गए? यदि मान लीजिए कोई महिला बच्चे को नहीं चाहती है, नहीं जन्म देना चाहती है, तो अनचाहे बच्चे को जन्म देना कहां तक नैतिक है? अब मान लीजिए वो महिला कहती है कि हम तो बच्चे को जन्म नहीं देंगे, तो क्या भ्रूण के प्रति महिला का कोई नैतिक दायित्व है या नहीं? आखिर उसकी क्या गलती है जिसको आप हटा देना चाहते हैं, या जिसकी आप असामयिक रूप से, अप्राकृतिक रूप से समाप्त कर देना चाहते हैं? यानी भ्रूण का भी कोई मानवाधिकार है या नहीं? तो इसके भी पक्ष में बहुत सारे तर्क होंगे और विपक्ष में बहुत सारे तर्क होंगे। तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि अपने नोट्स में इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में भी जानें। अगली समस्या हमारे सामने है सोरोगेसी, यानी किराए की कोख। अब ये क्या है? किराए की कोख यह है कि कोई महिला अब चिकित्सकीय कारणों से
गर्भ धारण नहीं कर सकती। अब गर्भ धारण नहीं कर सकती तो कैसे बच्चा हो? तो फिर किसी और महिला के गर्भ में इस महिला के पति की मदद से गर्भ धारण करा दिया जाए, जो टेस्ट ट्यूब से भी हो सकता है। तो यहां आपने कोख को किराए पर ले लिया, यह किराए की कोख। अब नैतिक प्रश्न क्या है कि इसके जैविक माता पिता कौन होंगे? जिस मां ने इसको जन्म दिया है वह मां तो अलग हो गई, जिसने 9 महीने इसको अपने कोख में रखा। तो क्या वह मां मानी जाएगी या वह मां मानी जाएगी जिसके पति के अंश से यह बच्चा पैदा हुआ है? तो एक पहला सवाल तो यही हो गया कि पैदा होने वाले बच्चे के जैविक माता पिता कौन होंगे। और दूसरा सवाल यह हो गया कि धन के बदले कोख देना कहां तक नैतिक है? क्या इससे समाज में एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं मिलेगा? तो इससे भी जुड़ी हुई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। पक्ष में आप ये कह सकते हैं कि भाई जिसको पैसे की जरूरत है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है तो वो महिला अपना कोख किराए पर दे रही है। विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं कि ये पुनः व्यापार को बढ़ावा देगा। हमें लेकिन कुछ न कुछ समस्याओं के समाधान के लिए करना होगा। इसीलिए सरोगेसी पे कुछ वैधानिक प्रावधान है। सरोगेसी अधिनियम 2021 ने कुछ बातें बताई हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई। यह अधिनियम वाणिज्यिक माने केवल पैसे के उद्देश्य से की जाने वाली सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, और दूसरा यह केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। लेकिन आप समझते हैं कि आप जानते हैं कि इस तरह के कानूनों को लागू करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमने कानून की मदद से यह प्रयास किया कि इस नैतिक प्रश्न का कोई उत्तर ढूंढा जा सके। अगली बात मित्रों हमारे सामने है आनुवांशिकीय प्रयोग से जुड़े हुए प्रश्न। आनुवांशिकीय प्रयोग से क्या मतलब है? जहां हम डीएनए बदल देते हैं। ये देखिए, एक जीव के डीएनए को बदला जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, आपके पास कुछ विशेषताएं हैं, उनमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया। अभी तक तो यह आपने समझा और देखा और अनुभव किया, जिसका प्रयोग भी आपने बहुत किया। किस तरह से प्रयोग किया कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां खाई, फल खाए। अब यहां मनुष्य में भी ये बात आने लगी। क्या होगा कि किसी मनुष्य के डीएनए में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा दिया जाएगा। जीनोम के विशेष स्थानों पर आनुवांशिकी सामग्री को जोड़ा अथवा हटाया जाता है। लेकिन अब फिर से नैतिक प्रश्न उठ रहा है कि जैसा ईश्वर ने बनाया उसको बदलना कितना उचित है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ही मानता हूं कि जो हम सब्जियों में, फलों में, अनाजों में या पशुओं में, दुधारू पशुओं में इस तरह के तमाम परिवर्तन करते चले जा रहे हैं, यह भी एक नैतिक प्रश्न है कि किसी प्रजाति को बदला जाए, कितना बदल दिया जाए, क्यों बदल दिया जाए। आखिर जो मूल रूप से बनाने वाला है उसने आखिर क्या ऐसी गलती कर दी और आप उससे ऐसे कैसे सुपीरियर हो गए कि आप उसको बदल सकते हैं। यह तो एक नैतिक प्रश्न है ही। इसके परिवर्तन से दिक्कतें क्या आ रही हैं? इसके परिवर्तन से मित्रों बहुत सारे आनुवांशिक रोगों के उपचार में मदद मिल रही है। इसकी वजह से हमने किया। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आगे इससे और क्या क्या प्रभाव होगा, अभी पूरा अनुसंधान ही नहीं हो पाया है। यहां तो फायदेमंद है कि पीड़ित बच्चों को इसके माध्यम से रोग मुक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या पीड़ित बच्चे किसी और रोग से और ग्रसित नहीं हो जाएंगे? ये तो हमें नहीं मालूम। तो ये हमें जरा सा समझना पड़ेगा। आनुवांशिक प्रयोग, आनुवांशिक परिवर्तन के मामले में मेरा शरीर मेरा निर्णय के व्यक्तिगत अधिकार को भी हमें देखना होगा कि मैं अपने शरीर के किसी अंग में, डीएनए में चेंज चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं। यहां पर असफलता की संभावनाएं पर्याप्त बनी रहती हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो बदल जाएंगी और बाकी चीजें नहीं बदलेंगी। अब कंपैटिबिलिटी इशू आ गया। आपने कुछ डीएनए में कुछ चेंज करा कर कुछ चेंज करा लिया। आपकी बॉडी में और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन से उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है। अब कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग कम से कम कंपैटिबिलिटी तो समझते ही हैं। तो अब कंपैटिबिलिटी के इशू
आने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी तक हमें लॉन्ग टर्म में दीर्घकालीन परिणाम समझ में ही नहीं आए हैं। अनुसंधान चल रहे हैं। अच्छा, अनुसंधान की भी कोई सीमा है। जब तक इसको व्यावहारिक प्रयोग में एक पीढ़ी 2 पीढ़ी में देख न लिया जाए, तब तक यह नहीं समझा जा सकता कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर यह जीन एडिटिंग का विकल्प मरीजों को जोखिम में डालने जैसा है। भले ही हम जीन परिवर्तन के माध्यम से जैविक कार्य में वृद्धि कर रहे हो, परंतु यह वृद्धि कहां तक उचित है। किसी भी तरह की जो भी आप आनुवंशिकी प्रयोग कर रहे हैं डीएनए में चेंज करके, चाहे वो मनुष्यों में हो, चाहे वो फलों में हो, चाहे वो औषधियों में हो, चाहे वो सब्जियों में हो या पशुओं में हो, ये कहां तक उचित है, इसको समझना पड़ेगा। जीन एडिटिंग की सामाजिक परिणाम मनुष्य की समझ और भावना 2 चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर हम अपने आप को समझते क्या है और हम चाहते क्या है। जिसने बनाया है उसके विरुद्ध हम क्यों जाना चाहते हैं? क्या हम उससे बेहतर खुद को समझते हैं? क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम वृद्धि कर लें, कमी कर लें, विशेषताओं में परिवर्तन ले आएं? यह भी एक सवाल हमारे सामने मुख्य रूप से उठता है। जीन परिवर्तन इस तरह से चिकित्सा जगत के समक्ष एक नैतिक चुनौती के रूप में है। जब तक इसके प्रभावों को समझ नहीं लिया जाए, तब तक ऐसा लगता है कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन फिर ये तो सामाजिक प्रश्न है, नीतिगत प्रश्न है, कानून बनाए जा रहे हैं और उसके अनुसार ही हम इन नैतिक उलझनों या प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएंगे। अगला मुद्दा मित्रों 3 पेरेंट बेबी से जुड़ा हुआ है। अब ये आखिर 3 पेरेंट बेबी है क्या? 3 पेरेंट बेबी में क्या होता है? किसी माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से पीड़ित महिला के अंडाणु को स्वस्थ महिला के अंडाणु के नाभिक में डालकर एक स्वस्थ बच्चा पैदा किया जाता है। यानी एक पुरुष है, एक और महिला है जो स्वस्थ नहीं है, उसके एग को, अंडाणु को हमने हेल्दी महिला के गर्भ में डाल दिया और अब यह बच्चा पैदा होगा। स्वस्थ महिला के अंडाणु के नाभिक में डालकर एक स्वस्थ बच्चा पैदा किया जा रहा है। यानी इस बच्चे के 3 पेरेंट्स हो गए, एक पिता और 2 मां। तो यहां अब हमारे सामने समस्या उठ जा रही है कि जन्म लेने वाले बच्चे के डीएनए का निर्धारण कैसे होगा? प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवांछित भ्रूण को कैसे हैंडल किया जाएगा? और अगर मान लीजिए वहां कुछ हमें नष्ट करना पड़ रहा है, तो क्या यह अनैतिक नहीं है? स्वस्थ शिशु पर कौन सी मां का अधिकार होगा? पुनः हमारे सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई, माता का अधिकार है। अतः बीमारी से ग्रस्त महिला भी इस प्रक्रिया के माध्यम से शिशु के सपने को पूरा कर सकती है। ये हम कह सकते हैं कि इसके पक्ष में बात चली गई। लेकिन किसी सपने को पूरा करने के लिए हम आखिर कहां तक जाएंगे? यह एक नैतिक प्रश्न हमारे लिए बना रहेगा। मूल बात यह हुई कि कुछ लाभ हैं, पक्ष में इसके तर्क हैं। वो क्या? पहला तर्क तो यह हो गया कि बीमारी से ग्रस्त महिला को भी बच्चा मिल सकेगा और उसके सपने को पूरा किया जा पाएगा। और वास्तव में एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह है। अब अगर टेस्ट ट्यूब बेबी को अलाउ किया जा रहा है तो 3 पेरेंट बेबी को अलाउ किया जा सकता है। और डीएनए निर्धारण का इसमें कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। तो अब हमारे सामने पक्ष में तो बहुत सारी बातें आ गई। ये कह सकते हैं हम कि नवजात शिशु को रोगमुक्त जीवन भी दिया जाता है और अगर बीमारी वाली महिला को ही हम बच्चा पैदा करने देते तो उसका बच्चा रोगग्रस्त होता। लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं। क्या? एक गंभीर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है जिसका कोई प्रभाव शारीरिक रूप से पड़ सकता है। इसमें गंभीर क्षति की भी संभावना बनी रहती है। एक और बात कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके 3 अभिभावक हो जाएंगे, 2 माताएं और 1 पिता। तो उसकी पहचान और भावना भी इससे प्रभावित होगी। यह तकनीक काफी खर्चीली है, तो गरीबों को तो इसका लाभ मिल नहीं पाएगा और लालच में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के शोषण की संभावना निरंतर बनी रहेगी।
और जो एक बात हमने भी की थी कि अनुसंधान के दौरान अवांछित भ्रूण को नष्ट करना नैतिक नहीं माना जा सकता। अगली समस्या मित्रों हमारे सामने चिकित्सा नीति शास्त्र की है, यानी जो डॉक्टर है उसको क्या करना चाहिए, जो चिकित्सा विज्ञान है उसको क्या करना चाहिए। यहां चिकित्सकीय व्यवहार का नैतिक संदर्भों में मूल्यांकन किया जा रहा है। इस पर एक कोई वैश्विक नियमावली है। विश्व चिकित्सक संघ ने 1948 में जिनेवा उद्घोषणा में और उसके बाद 2015 में भी कोई एक एथिकल स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए, नैतिक नियमावली का प्रकाशन किया। हमारे देश में MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी चिकित्सकीय मानकों का निर्धारण किया है। MCI क्या काम करता है? यह मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सकों का पंजीकरण करता है और चिकित्सकों के नैतिक व्यवहार का नियमन भी करता है। चिकित्सकों के चिकित्सकीय व्यवहार का नियमन करता है, डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद ने 2002 में एक आचरण तथा चिकित्सा नैतिक संबंधी नियमावली का प्रकाशन किया था। इससे पहले भी 1982 में केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने चिकित्सकीय आचार संहिता का निर्माण किया था और आज इसे आयुष मंत्रालय के माध्यम से लागू किया गया है। तो अब ये जो हमारी 2002 की एथिकल पॉलिसी है जो बताती है कि कैसे चिकित्सकों को व्यवहार करना चाहिए, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में पारित की, इसको अब वर्तमान में आयुष चिकित्सकों की आचार संहिता के रूप में लागू कर दिया गया है। चिकित्सकों का अपने रोगी के प्रति क्या कर्तव्य होगा? एक, सावधानी पूर्वक रोगी की देखभाल करना, इलाज के दौरान धैर्य, चिकित्सकीय कौशल का परिचय देना, रोगी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को गोपनीय रखना, व्यवसाय की नैतिकता के अनुरूप हर रोगी का इलाज करना। ऐसा ना हो जाए कि जो इलाज करने योग्य है उसका इलाज न किया जाए। इलाज में जेनेरिक दवाओं का ही उपयोग करना, रोगी को उसकी बीमारी के बारे में सही जानकारी देना, इलाज में धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करना और रोगी के हित को सबसे ऊपर रखते हुए अनावश्यक सलाह देने से बचना, दवा का नाम स्पष्ट लिखना तथा पंजीकरण अपना देना, इलाज के दौरान रोगी की सहमति अवश्य लें। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में जब भी कोई मेजर ट्रीटमेंट होता है तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर कराते हैं और यदि रोगी सहमति देने में सक्षम नहीं है तो फिर परिजनों की सहमति ली जाती है। लिखा जाता है कि आप पुत्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, क्या हैं, माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, तब आपसे अनुमति ली जाती है। तो ये तो हुए चिकित्सकों के रोगी के प्रति कर्तव्य। चिकित्सकों के समाज के प्रति भी कर्तव्य है। क्या? लोक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार रहें, संक्रामक बीमारियों के दौरान प्रशासन की मदद करें। आपने ये अनुभव किया, देखा कि कोविड के दौरान कैसे सभी चिकित्सक सरकार और सरकारी अधिकारियों की मदद निरंतर करते रहे और लोक स्वास्थ्य हेतु निर्धारित निधियों का उचित इस्तेमाल करें। एक तो हुआ रोगी के प्रति कर्तव्य, दूसरा हुआ समाज के प्रति कर्तव्य, तीसरा एक और हुआ एक चिकित्सक का दूसरे चिकित्सक के प्रति कर्तव्य। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा प्रतिद्वंद्विता से बचें ताकि स्वयं के साथ साथ मरीज के हित पर भी असर ना पड़े। सार्वजनिक रूप से परस्पर आलोचना से बचें। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी डॉक्टर से गलती हो जाए तो भी दूसरा डॉक्टर कुछ कहता नहीं है। देखिए क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये भी नीति शास्त्र की ही बात हो गई। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अनैतिक माना गया है। क्या क्या अनैतिक माना गया है? स्वयं दवा की दुकान खोलना, लुभावने विज्ञापन जारी करना और दवा कंपनियों से अनुचित तरीके से लाभ लेना, गोपनीय तरीके से इलाज करना, इच्छा मृत्यु में सहयोग देना। अभी तक देखिए हमने इच्छा मृत्यु की बात की थी। अब ये MCI ने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स डॉक्टर्स के लिए बनाए उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इच्छा मृत्यु में सहयोग आप नहीं दे सकते।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यदि जरूरी हुआ तो क्या करें? परंतु ऐसा आवश्यक हुआ तो यह निर्णय चिकित्सकों की पूरी एक टीम लेगी, न कि कोई अकेला डॉक्टर लेगा। अनैतिक कृत्य करने पर चिकित्सक को सजा भी दी जा सकती है। क्या? उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और उसके अनैतिक कृत्य को प्रकाशित किया जा सकता है। जाहिर है कि जब किसी डॉक्टर के अनैतिक कृत्य को प्रकाशित किया जाएगा तो उसके चिकित्सकीय जीवन पर असर पड़ेगा। चिकित्सकीय लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। जो भी पीड़ित पक्षकार है वो अक्सर न्यायालय की शरण में जाता रहता है और सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स तरह तरह के डिसीजंस देती रहती हैं। कुणाल साहा बनाम AMRI में रोगी की मृत्यु हुई और 6 करोड़ का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यानी मुआवजा भी मिल रहा है। V कृष्ण राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज मलेरिया की थी लेकिन टाइफाइड का इलाज चल रहा था। यहां पर भी न्यायालय ने मरीज को मुआवजा दिलाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में, अभी हाल में ही, एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया। वो क्या निर्णय दिया कि किसी मरीज की मौत के सभी प्रासंगिक तथ्यों को जाने बिना चिकित्सक की लापरवाही घोषित नहीं की जा सकती। चिकित्सक की लापरवाही है, हमने मान लिया, लेकिन आप पहले चिकित्सक की लापरवाही को पूरी तरह से समझ लें। कब उसको पूरी तरह से लापरवाह नहीं माना जा सकता? जब तक कि पूरे सिचुएशन को, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को समझा ना जा सके। इसके बाद एक और बात हमारे सामने आती है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? कहीं यदि कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव्य माध्यम में शुक्राणुओं से शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में अन्य किसी पात्र में करा दिया जाता है और इसके बाद जब वो फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया, तो महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। अब इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि ऐसा करना कितना उचित होगा, कितना उचित नहीं होगा। क्या आप प्रकृति प्रदत्त जो विधि है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? प्रकृति ने किसी को मां बनने की एक तरीके से इजाजत नहीं दी, तो क्या आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर लेंगे? आखिर कैसा, कितना, कब तक ऐसा किया जाता रहेगा? और एक और समस्या हमारे सामने अब आ रही है, स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोशिका जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है, निकाल कर रख ली जाती है। किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई डैमेज हो गया तो स्टेम सेल निकाला जो कहीं रिजर्व करके रखा हुआ है और उसको विकसित करके अंग विकास में मदद मिल गई, अंग विकसित कर दिया गया। तो इसके साथ ही ये अन्य किसी प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाता है। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो व्यक्ति को अपने ही स्टेम से या किसी दूसरे के स्टेम से भी अंग विकसित करके अंग प्रत्यारोपण या अंग रिप्लेसमेंट की सुविधा मिल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हमारे सामने फिर से ये सवाल आता है कि इतना करना कहां तक उचित होगा और कहां तक उचित नहीं होगा। तो मित्रों, इस सेक्शन 1.5 में जहां हम अप्लाइड एथिक्स यानी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, हमने इस लेक्चर में जैव नीति शास्त्र की बात की। अब हम पर्यावरणीय, व्यावसायिक, पत्रकारिता, खेल, युद्ध, तकनीकी इत्यादि नीति शास्त्रों की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।